नमस्कार कृषि विद्यार्थियों, एग्री प्रो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी लगातार। हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे। इससे पहले हमारी 3 क्लासें आ चुकी है। आज चौथी क्लास है। 3 क्लास में क्या क्या पढ़ा? अपन चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, फसलों एवं भंडारण के प्रमुख कीट। जो पहली क्लास की बात करें, क्लास नंबर पहले की बात करें, जिसके अंदर अपन कीटों के बारे में पढ़ा था, परिचय पढ़ा था और कीटों की सामान्य जानकारी ली थी। इसके साथ ही दूसरी क्लास की बात करें, क्लास नंबर 2 की बात करें, तो हमने 2 कीट देखे थे क्लास नंबर 2 के अंदर। 2 कीट कौन कौन से थे? एक तो था आपका कातरा, दूसरा था आपके सफेद लट। कातरा, एमसेक्टा मूरी, सफेद लट, होलोट्रिकिया, कॉन्सनगोनिया। तीसरी क्लास की बात करें, तीसरी क्लास के अंदर वापस हमने 2 कीट देखे। एक आपका था टिड्डा या टिड्डी, जिसको फड़का भी बोलते हैं, और दूसरा जो कीट था आपके, वो था आपके चने का फली छेदक। चने का फली छेदक। आज जो हमारी क्लास नंबर 4 है, इसके अंदर बात करें तो आज भी हम 2 कीट देखेंगे। एक 2 कीट रहने वाले आज की भी क्लास के अंदर। बात करें एक तो गेहूं का तना छेदक, स्टेम बोरर ऑफ बीट, एंड मेथी और सरसों का, मेथी व का मोइला, एफिड देखेंगे। 2 क्रॉप मेथी और सरसों का। आप टोटल 10 है, दो हर क्लास के अंदर कवर करेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। तो आज की जो हमारे क्लास नंबर 4 की बात करें तो गेहूं का तना छेदक और मेथी का सरसों, मेथी व सरसों का मूला रहने वाला है। इससे पहले आपने ये 3 क्लासें नहीं देखी तो आप एग्री प्रो के चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। गेहूं का तना छेदक, गेहूं का तना छेदक। गेहूं कौन सा? रबी का कीट है ना, सॉरी रबी की फसल है। गेहूं की बात करें तो रबी की फसल है, मतलब अपन रबी के कीट के बारे में देखेंगे, रबी के कीट के बारे में। तो तना छेदक का मतलब तने के अंदर छेद करता हो। किसके अंदर छेद करता हो? तने के अंदर छेद करके तने को खोखला करता हो, उसको बोलते हैं तना छेदक। तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। 5वां नंबर कीट है हमारा गेहूं का तना छेदक, जिसको इंग्लिश में वीट स्टेम बोरर बोलते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक नाम की बात करें सिसेमिया इनफेरेंस, सिसेमिया इनफेरेंस इसका वैज्ञानिक नाम है। गण या ऑर्डर की बात करें लेपिडोप्टेरा, इसका क्या है? ऑर्डर या गण है। कुल की बात करें या फैमिली की बात करें नॉक्ट्यूडी, इसकी फैमिली या कुल क्या है? नॉक्ट्यूडी। याद रखना साथ का साथ ना। सिसेमिया इनफेरेंस इसका वैज्ञानिक नाम, लेपिडोप्टेरा इसका आपके गण हो गया, और कुल या फैमिली की बात करें नॉक्ट्यूडी हो गया। ठीक है, गेहूं रबी की क्रॉप है, तो ये रबी के कीट के बारे में हम पढ़ेंगे। इस कीट को गुलाबी सुंडी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु में पाया जाता है, जहां मुख्यतः गेहूं की फसल होती है। ठीक है, हल्का गुलाबी रंग का होने के कारण इसको किस नाम से भी जाना जाता है? गुलाबी सुंडी, है ना। पिंक कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करें तना छेदक के क्या क्या लक्षण होते हैं, उनकी बात करें तो प्रौढ़ जो होगा वो कैसा होगा? सफेद भूरे रंग का होगा और 10 से 12 mm लंबा होगा। जो इसका प्रौढ़ कीट देख रहे हैं ना आप, ये 10 से 12 सेंटीमीटर mm तो क्या होगा? लंबा होगा, और हल्का भूरा रंग का होगा। हल्का कैसा होगा? हल्का भूरा रंग। ठीक है, अगले पंख जो के किनारों पे काली रेखा है, पिछले पंख सफेद। अगले पंख पे देखो, ये अगला पंख है, इस पे काली रेखाएं, काली रेखाएं। ठीक है, और पिछले पंख जो होंगे वो कैसे होंगे? पूर्णतः सफेद होंगे। कैसे होंगे? सफेद होंगे, सफेद होंगे। ठीक है, पोषक पौधों की बात करें, कौन कौन से मुख्यतः पौधों को नुकसान पहुंचाती है? तो धान, मक्का, गेहूं, जौ, जवार, गन्ना और रागी, है ना। देखो धान भी
कौन से सीजन का है? धान तो आपके खरीफ सीजन का है, मक्का खरीफ और रबी में दोनों होता है। गेहूं जो है रबी का है, जो भी रबी का है, ज्वार भी रबी की है, ठीक है। गन्ना भी आप बोल सकते हो। तो इन क्रॉप को क्या करता है? मुख्यतः नुकसान पहुंचता है। सबसे पसंदीदा, सबसे ज्यादा किसको नुकसान पहुंचाएगा? आपके गेहूं को। कौन सी क्रॉप को? गेहूं का। इसीलिए इसका नाम क्या है? गेहूं का तना छेदक। फिर आगे बात करते हैं हानिकारक। कौन कौन सी अवस्था इसकी हानिकारक होती है और कहाँ सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? हानिकारक अवस्था की बात करें तो सुंडी, जो तन्ने के अंदर क्या करती है? नुकसान करती है। कैटरपिलर होता है जो, कैटरपिलर जो अवस्था होती है जिसको सुंडी बोलते हैं, वो क्या करेगी? हल्के पिंक कलर की जो आपको ये लार्वा दिख रहा है, ये छोटा सा, ये बड़ा होगा तब सुंडी का रूप लेगा। तो वो क्या करेगा? तने के अंदर जाके छेद करेगा, तने के अंदर छेद करेगा और इसका खोखला करने का काम करेगा, ठीक है। प्रारंभ में मध्य कलिका सूख कर मृत भोज बनती है, ठीक है। बालियां सूख जाती है और खोखली रह जाती है। अब जब ये तने को यहाँ से खा जाएगा, खोखला कर देगा, तो इसके अंदर पोषक तत्वों का वहन नहीं होगा, जिससे कारण इनकी बालियां क्या रह जाएगी? खाली रह जाएगी और सूख जाएगी, और मुख्य तना भी सूख जाएगा। गन्ने में अप्रैल मई, धान में जुलाई अक्टूबर के अंदर, और शुष्क मौसम में उत्तरी भारत में गेहूं, मक्का, ज्वार पर आक्रमण करता है। गन्ने के अंदर ये इसका आक्रमण जो अप्रैल जुलाई के अंदर देखने को मिलता है, धान में जुलाई अक्टूबर में देखने को मिलता है, और जहां पर उत्तरी भारत में बात करें तो गेहूं, मक्का और ज्वार में इसका मुख्यतः नुकसान देखने को मिलता है। आगे बात करें इसके जीवन चक्र की बात करें तो 4 अवस्थाएं पाई जाएगी: अंडा, सुंडी, कर्मिकोष और प्रौढ़, ठीक है। अंडा, मादा पत्तियों या लीफ पर समूह में प्रतिपात श्वेत अंडे देती है। कैसे अंडे देंगे? सफेद कलर के अंडे समूह में देगी। कहां पर देगी? कि पत्तियों पे देगी, पत्तियों पर सफेद कलर के समूह के अंदर अंडे देगी, ठीक है। अंडों की जो संख्या होगी, जीवन में लगभग कितने अंडे देती है एक मादा? 400 अंडे देती है। उष्मायन काल 7 से 10 दिन का होता है, 7 से 10 दिन का। मैंने बताया था उष्मायन काल क्या होता है ना। उष्मायन काल को आप हेचिंग टाइम भी कह सकते हो। मतलब अंडे के अंदर जो भ्रूण होगा, जो शुरू के अंदर लिक्विड या द्रव के अंदर होगा, जो पूर्ण विकसित होगा एक जीव के रूप में, उसको उष्मायन काल या हेचिंग टाइम कहते हैं, ठीक है। सुंडी प्रारंभ में तो हल्के रंग की तथा लीफ शीत को नुकसान पहुंचाती है ना, पत्तियों को नुकसान पहुंचाएगी। जो सुंडी होगी वो पहले किसको पहुंचाएगी? पत्तियों को नुकसान पहुंचाएगी, पत्तियों को नुकसान पहुंचाएगी। पूर्ण विकसित सुंडी लगभग 25 mm की होती है। कितनी होगी ये भाई? पूर्ण विकसित जो सुंडी होगी वो लगभग 25 mm की, मिलीमीटर की होगी। मोतिया या भूरे गुलाबी रंग की, शरीर पर चिकना व बेलनाकार तथा सिर पर काला होता है। ये देखो सुंडी हल्की गुलाबी रंग की होगी, इसके ऊपर दाने होंगे सफेद सफेद, और मुंह जो होगा वो कैसा होगा? इसका मुंह की बात करें वो कैसा होगा? काले रंग का होगा। मुंह देखो इसका काले रंग का है, ये इसकी विशेषता होती है। लट जो इसके बाद में सुंडी से जो अगले वाला जो विकसित होगी, पूर्ण विकसित लट होगी, वो कितने दिन की होगी? 20 से 30 दिन के अंदर पूर्ण विकसित होगी, उसे बोलेंगे लट, ठीक है। फिर वो लट तने के अंदर बनता है पीपा। तने के अंदर क्या बनेगा? पीपा, भूरे रंग का तथा लगभग 12 mm का लंबा होगा। ये देखो पीपा आपके, ये 12 mm तो लंबा होगा, मिलीमीटर। और कहां पे बनेगा? ये बनेगा आपके स्टेम के अंदर, तने के अंदर। पीपा अवस्था की बात करें तो 7 से 12 दिन की होती है। गेहूं की फसल में लगभग 4 पीढ़ियां निकल जाती है इसकी। गेहूं की जो फसल आती है उसमें 4 पीढ़ियां अपनी कवर कर लेता है। सक्रिय अवधि बात करें ये कब कब एक्टिव रहता है, तो उत्तरी भारत में मार्च से लेकर नवंबर तक, मतलब मार्च से लेके नवंबर तक इसका क्या रहता है? ये एक्टिव रहता है। मतलब एक्टिव रहेगा तो ये नुकसान पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा। कब से? मार्च से लेके नवंबर तक। शीतकालीन सुंडी निष्क्रियता रहती है ना, डॉर्मेंसी में चली जाती है। सर्दियों में क्या रहता है इसका? शीत में सुषुप्त अवस्था रहती है। सुषुप्त अवस्था है ना, मतलब डॉर्मेंसी में सो जाती है ये एक तरह से। फिर इसकी प्रबंधन की बात करें तो सस्य प्रबंधन की बात करें तो सबसे पहले अपन को क्या अपनाना चाहिए? फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, है ना। हमें एक ही तरह की फसल नहीं बोनी चाहिए। हमने अगर रबी के अंदर गेहूं बोया तो अगली बार रबी के अंदर चना बोए, है ना।
खरीफ के अंदर बाजरा बोए तो अगली बार कोई दूसरी क्रॉप बोए खरीफ के अंदर। तो ऐसे हमें बदल बदल के फसलों को लेना चाहिए, एक ही फसल एक ही जगह पर बार बार नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। मक्का या जवार के बाद गेहूं ना बोए, है ना, मक्का और जवार दोनों के अंदर इसका अटैक रहता है, तो बाद में गेहूं बोना सही बात नहीं है ना, क्योंकि ये मक्का के अंदर भी अटैक करती है, जवार के अंदर भी करती है, तो गेहूं नहीं बो सकते बाद में। जो पौधे मर चुके हैं ना, डेड हर्ड, मतलब जो पौधे सूख चुके हैं, पूर्णतः सूख चुके हैं, उनको नष्ट कर देना चाहिए, मतलब उखाड़ के खेत से बाहर डाल दो या उनको जला लो, ताकि उसके अंदर अगर कोई अंश बचा हुआ है कीट का, तो वो, या प्यूपा है उसके अंदर, तो वो जल जाए, मर जाए, ठीक है। जैविक प्रबंधन की बात करें तो सूंडियों को नियंत्रण हेतु प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग करें। प्राकृतिक शत्रु मतलब जो इसके जीव आते हैं, जो परभक्षी आते हैं, वो इसको खत्म करे, ऐसे कह सकते हैं अपन। तो वो कौन कौन से होती, एक ब्रैकोन किलोनिस, एक ब्रैकोन जेली की। आप देख सकते हैं दो छोटे से कीट हैं, ये कीट भक्षण करते हैं वापस, कीट परभक्षी भी कह सकते हैं, दूसरों कीटों को खाते हैं ये। तो ये मुख्यतः किसको खाते हैं, तनाच्छेदक को, तनाच्छेदक को खाते हैं। रासायनिक प्रबंधन की बात करें अपन, तो प्रकोप होने पर इनमें से किसी एक का छिड़काव करें। कौन कौन सी मुख्यतः दवाई की बात करते हैं, केमिकल की बात करें, क्लोरीपाइरिफॉस और क्यूनाल्फॉस, ठीक है। इसका 0.5% घोल बना के फसल में छिड़काव कर सकते हैं अपन, जब कीट का अटैक देखने को मिलेगा। तो ये आपके था पहले तनाच्छेदक गेहूं का। फिर नेक्स्ट जो कीट है अपने बात करें, मेथी व सरसों का मोइला। मेथी और सरसों, मस्टर्ड का मोइला मतलब एफिड। एफिड की बात करें तो छोटे छोटे कीट होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे, ये देखो आप देखने को मिल रहे हैं, हरे कलर के, पौधों के ऊपर बहुत ज्यादा संख्या में एक साथ देखने को मिलेंगे, पत्तियों के ऊपर कहीं पर पाउडर जैसे होते हैं। जहाँ ज्यादातर सरसों में देखने को मिलेंगे, जब सरसों की कटाई होती है तो ये हवा में उड़ते रहते हैं। वैज्ञानिक नाम की बात करें, लाइप्रेसिफिस इरिसाइनिमी, वैज्ञानिक नाम क्या है, लाइप्रेसिफिस इरिसाइमी, ठीक है। गण की बात करें, हेमीपटेरा इसका क्या है, गण है, ठीक है। कुल की बात करें, फैमिली की बात करें, एफिडिटी इसकी क्या है, एफिडिटी इसकी फैमिली है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें, कहाँ कहाँ ये नुकसान करता है, तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान में इसका मुख्य प्रकोप देखने को मिलता है। जहाँ अपन भी खेतों के आसपास जहाँ सरसों बो रखी है, तो जब सरसों की कटाई होती है तो ये कीट बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, जब कटाई के वक्त इधर उधर भागता रहता है, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके लक्षण की बात करें, तो प्रोड कैसा होगा इसका, अडल्ट की बात करें, एक स्लाइड इधर उधर हो गई, वापस अब सही स्लाइड पे, ठीक है। आगे देखते हैं इसके लक्षण, देखते हैं अपन मेथी और सरसों के मोइला के, ठीक है। प्रौढ़ जो होगा इसका, जो अडल्ट होगा वो पंख युक्त होगा, पंखहीन दोनों प्रकार के होते हैं। मतलब पंख युक्त और पंखहीन का मतलब ये हो गया कि पंख किसी पर होंगे और किसी पे क्या होंगे, पंख ही नहीं होंगे। देख रहे हैं यहाँ पे इस पे पंख है लेकिन इस पे पंख नहीं है। इनका शरीर का आकार में छोटा, लगभग 1 से 1/10 सेंटीमीटर लंबा, कोमल और तथा हरे रंग का अथवा हल्के स्लेटी रंग का होता है। ज्यादातर कैसे देखने को मिलेंगे, हरा रंग का देखने को मिलेगा। कैसा, हरा रंग का, हरा रंग, ये देखो आपने देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे आपको। फिर आगे बात करें, पंख पारदर्शक होंगे, जिसमें अगली जोड़ी बड़ी तथा पिछली छोटी जोड़ी देखेंगे। अगली जो जोड़ी होगी, है ना, एक तो ट्रांसपेरेंट पंख होंगे, कैसे होंगे, ट्रांसपेरेंट। अगली जोड़ी होगी वो बड़ी होगी, पिछले जोड़ी जो होगी वो छोटी होगी। ये ऐसे कैसे, इस तरफ भी है, एक तरफ भी आ रहा है, ऐसे नहीं, एक तरफ है नहीं, दोनों तरफ है पंख, या तो पंख होंगे या पंख होंगे ही नहीं, ठीक है। और निचले तल 3 जोड़ी टांगे होती है। टांगे कितनी होती है इनमें, 3 जोड़ी होती है। इसका उदर 9 खंडों का होता है, जिसके प्रत्येक खंड में मोम की ग्रंथियां पाई जाती है ना। बाकी जो उदर हमने जो शुरू की जानकारी में पढ़ा था कि जितने भी उदर होते हैं ना, उदर वाला कीटों का भाग होता है, वो क्या होता है आपके 11 खंड होता है ना, उनके 11 खंड होता है। और जो मोइला का जो बात करें, तो मोइला में 11 की जगह 9 खंड होते हैं। याद रखना, जितने भी कीट है उनका जो उदर है, उनके खंड कितने होते हैं, 11 खंड होते हैं, और मोइला का हो वो 9 खंडों के अंदर बटा हुआ होता है, ठीक है। अंतिम सिरे में गुदा होता है, जिसपे मल तथा मधु श्रावण निकलता है। लास्ट सिरे की बात करते हैं, यहाँ पे मल निकलने की जगह होती है। आगे बात करते हैं, सती नवंबर के अंत और दिसंबर के प्रारंभ में दिखाई देते हैं। फरवरी माह में अधिकतम प्रकोप इनका देखने को मिलता है।
ठीक है। शिशु और प्रौढ़ दोनों ही पौधों का रस चूस कर हानि पहुंचाते हैं। इसके जो शिशु होंगे और प्रौढ़ भी होंगे, दोनों ही क्या करेंगे, पौधे का रस चूसेंगे। क्या चूसेंगे? रस चूस के हानि पहुंचाएंगे। जड़ों को छोड़कर लगभग सभी भागों का रस चूस लाते हैं। जमीन से ऊपर वाले जो सभी भाग होते हैं उसका कह रहे हैं, ठीक है। अधिक कोमल तनों तथा फलियों के ऊपर इनका प्रकोप सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आगे बात करें, पौधों की वृद्धि रुक जाती है जिसके कारण पत्तियां और पौधे पीले होकर सूखने लगते हैं, सारा रस ये चूस लेते हैं, ठीक है। पौधों में शाखाएं एवं फलियां कम बनती है। मधुश्रावण काली फफूंद से विकसित होता है। इनके जो पीछे जो क्या बोलते हैं, काले कलर का एक वो तत्व छोड़ देता है, ये जो इनकी क्या होती है, स्राव हनीड्यू की जैसे काली फफूंद होती है, उससे क्या करते हैं, फफूंद विकसित होती है, सॉरी, ठीक। प्रकोप से उपज तथा तेल की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। सरसों और मेथी की जो तेल निकालने की मात्रा होगी, मुख्यतः बात करें सरसों की, तो कम देखने को मिलेगी। ये इनके नुकसान और प्रकोप हो गया। जीवन चक्र की बात करें, लाइफ साइकिल की बात करें, तो मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में जीवन चक्र अलग अलग देखने को मिलता है। मैदानी क्षेत्रों में इनके अलग देखने को मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में दो अवस्थाएं पाई जाती है मुख्यतः, शिशु हो गया, प्रौढ़ हो गया, जो नुकसान पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में तीन अवस्थाएं, अंडा, शिशु, प्रौढ़, तीनों अवस्थाएं पाई जाएगी, ठीक है। अंडा देगा, अंडा से शिशु बनेगा, शिशु से प्रौढ़ बनेगा। जबकि मैदानी भाग से सीधे ही शिशु बनेगा, शिशु से प्रौढ़ हो जाएगा, अंडे वाली नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कीट प्राय नवंबर दिसंबर में सरसों पे दिखाई देते हैं। कीट कहाँ पे दिखाई देंगे? सरसों पे दिखाई देंगे। मैदानी क्षेत्रों में मादा सीधे शिशु को जन्म देती है, अंडरायुक्त होती है। मैदानी भागों में क्या करेगी, मादा सीधे शिशु को पैदा करेगी, एक बच्चा देगी। लेकिन आप पहाड़ी क्षेत्रों में वो क्या करेगी, अंडा देगी। ये याद रखना आप, पहाड़ी क्षेत्र में क्या करेगी, अंडा देगी। ये इसका जीवन चक्र था। आगे इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं कि मोइला को कैसे मैनेजमेंट किया जा सकता है। सस्य प्रबंधन, कल्चरल मैनेजमेंट की बात करें तो सरसों की जल्दी बुआई करें ताकि नवंबर दिसंबर में कीट प्रकोप के समय पौधे बड़े हो जाए, ठीक है। अर्ली सोविंग करनी चाहिए। प्रतिरोधी किस्मों की बात करें तो AGH1 तथा टाइप 101, सॉरी, प्रतिरोधी किस्मों की बात करें तो AGH और एक है आपके टाइप, इन दो किस्मों का यूज कर सकते हैं। AGH1 टाइप 101 है। जैविक प्रबंधन की बात करें तो प्राकृतिक शत्रुओं की बात करें तो लेडी बर्ड बीटल, इस कलर का छोटा सा जीव देखा होगा आपने, ये भी छोटा सा होता है, लाल कलर का होगा, काले कलर के धब्बे होंगे, मुंह इसका काला रंग का होगा। यह मित्र कीट के रूप में आता है, मित्र कीट के रूप में आता है। ये क्या करता है, ये मोइले को खाने का काम करता है, ठीक है, लेडी बर्ड बीटल। इसके अलावा एफिड लायन जो आता है वो भी इसको नुकसान पहुंचाता है काफी हद तक। रासायनिक प्रबंधन की बात करें तो आपके मेलान्थियन हो गए, क्विनाल्फॉस हो गया, ठीक है, उपयोग करना चाहिए। डाइमेथियोड का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एसिमेट वगैरह, ये बहुत सारे आपके कीटनाशक है जिनका आप छिड़कर अपन मोइला का कंट्रोल कर सकते हैं सरसों के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपका मोइला खत्म होता है। तो अपन ने कुल टोटल 6 कीट पढ़ लिया अभी तक, ठीक है। आज जो हमारा कीट था मोइला और गेहूं के अंदर तना छेदक 2। आगे जो अपना इंपोर्टेंट बात करें, कीट की बात करें, जो इंसेक्ट आने वाला है वो है दीमक, थोड़ा लंबा भी है। टर्माइट की बात करें, है ना, और इंपोर्टेंट भी रहता है दीमक। तो इसके बारे में अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। बाकी आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप एग्री प्रो जोधपुर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा एग्री प्रो का, ठीक है। इसी के साथ अगर आप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जाए टेलीग्राम में और आपको नोट्स मिले। इस चैनल से आपको क्या मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे, क्लास का लिंक मिल जाएगा, जो यहाँ PPT आपको दिखाई जाती है वो। तो लगातार एग्री प्रो के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।